द डिबेट में आपका स्वागत है। 2026 से भारत की राशन कार्ड प्रणाली एक बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है और इसका सीधा असर करोड़ों परिवारों की थाली पर पड़ेगा। दशकों से जो सब्सिडी वाले अनाज की व्यवस्था चली आ रही है, उसे बदलकर अब हर महीने 1,000 रुपए की सीधी नकद सहायता देने की बात हो रही है। और आज हमारी चर्चा का केंद्रीय प्रश्न यही है, क्या ये बदलाव क्या ये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और लोगों को सशक्त बनाने का एक बेहतर तरीका है, या फिर ये सबसे कमजोर परिवारों को बाजार की अनिश्चितताओं के सामने अकेला छोड़ सकता है? बिल्कुल, मैं इस पक्ष में हूं कि ये सुधार पारदर्शिता, सम्मान और सच्ची आर्थिक आजादी की ओर एक बहुत जरूरी और कह सकते हैं एक क्रांतिकारी कदम है। और मेरा तर्क ये है कि नेक इरादों के बावजूद ये बदलाव एक बहुत बड़ा जुआ है। ये उस सरकारी जिम्मेदारी को व्यक्ति के कंधों पर डाल रहा है, जिससे खाद्य सुरक्षा का पूरा ढांचा कमजोर हो सकता है। देखिए, मेरे लिए 2026 का ये सुधार एक पुरानी जंग लगी हुई व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता है। ये लाभार्थी को एक मजबूर लेने वाले से एक जागरूक ग्राहक बनाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है चुनाव की आजादी। आप सोचिए, पहली बार एक परिवार, एक महिला को यह अधिकार मिलेगा कि वो तय करे कि उसके परिवार को इस महीने अनाज की ज्यादा जरूरत है या बच्चों के लिए दूध और फलों की। जब खाते में सीधे 1,000 रुपए आते हैं, तो वो सिर्फ चावल या गेहूं तक सीमित नहीं रहते। ये उन्हें सम्मान देता है। और ये सिर्फ ग्रामीण भारत के लिए नहीं है, शहरों में रहने वाले कमाए वाले परिवारों के लिए भी ये रसोई के बजट को संभालने में एक बड़ा सहारा बनेगा। इससे भी बड़ी बात, हम दशकों से चले आ रहे भ्रष्टाचार को कैसे भूल सकते हैं। डिजिटलीकरण, ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग, ये उस लीकेज पर सीधी चोट करेंगे जहां गरीबों के हिस्से का अनाज खुले बाजार में बिक जाता था। वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ मिलकर यह उन प्रवासी मजदूरों के लिए एक वरदान है। यह एक आधुनिक, व्यक्ति केंद्रित और जवाबदेही व्यवस्था की ओर पहला कदम है। पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी, ये शब्द सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ इनका इस्तेमाल एक बुनियादी सुरक्षा कवच को हटाने के लिए किया जा रहा है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस सिर्फ अनाज देने की योजना नहीं है। यह महंगाई और बाजार के झटकों के खिलाफ एक गारंटी है। जब बाजार में कीमतें आसमान छू रही हों, तब भी ये गरीब परिवार को ये भरोसा होता है कि उसे तय कीमत पर न्यूनतम भोजन मिलेगा। 1,000 रुपए की नकद राशि, उसकी असली कीमत हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। महंगाई के साथ इस पैसे से मिलने वाला सामान कम होता जाएगा। आप कल्पना कीजिए, आज 1,000 रुपए में मान लीजिए 20 किलो अच्छा चावल और 5 किलो दाल आती है। अगर महंगाई सिर्फ 10% बढ़ती है, तो अगले साल उतने ही पैसे में आप शायद 18 किलो चावल और 4.5 किलो दाल ही खरीद पाएंगे। 2 साल में ये और कम हो जाएगा। और ये बदलाव खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार से हटाकर व्यक्ति पर डाल देता है। इस बात की क्या गारंटी है कि ये पैसा केवल भोजन पर ही खर्च होगा, खासकर जब घर में कोई बीमार पड़ जाए या कोई पुराना कर्ज चुकाने का दबाव हो। इससे महिलाओं और बच्चों का पोषण सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। आपने पैसे के गलत इस्तेमाल का मुद्दा उठाया, लेकिन क्या ये लोगों पर अविश्वास करने जैसा नहीं है? हम ये कैसे मान सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के पोषण से ज्यादा किसी और चीज को प्राथमिकता देगी? असल में नकद सहायता उन्हें बेहतर पोषण खरीदने का मौका देती है। वो उस पैसे से सब्जियां, फल या अंडे खरीद सकते हैं जो उन्हें पीडीएस की दुकान पर कभी नहीं मिलते। ये उन्हें अपनी पोषण संबंधी जरूरतों का खुद आकलन करने और निर्णय लेने की क्षमता देता है। आप जिस गलत इस्तेमाल या डायवर्जन की चिंता कर रही हैं, क्या वो अनाज के साथ नहीं होता? जो अनाज चोरी होकर खुले बाजार में बिकता है, वो भी तो एक तरह का डायवर्जन ही है। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन इसे अविश्वास के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। ये जमीनी हकीकत को स्वीकार करना है। जब किसी दिहाड़ी मजदूर के परिवार पर अचानक कोई बड़ा मेडिकल खर्च आ जाए, तो प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। उस स्थिति में हाथ में आया नकद पैसा भोजन के बजाय उस संकट को टालने में लग सकता है। सुनिश्चित अनाज, भले ही वो पोषण की दृष्टि से संपूर्ण न हो, कम से कम न्यूनतम कैलोरी की गारंटी देता है। ये पक्का करता है कि घर में चूल्हा जलता रहेगा, चाहे बाहरी परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों न हो। नकद राशि वो गारंटी नहीं देती। लेकिन टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता तो आती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बिचौलियों को खत्म करता है। इसमें क्या खामी हो सकती है? खामी ये है कि ये एक सब कुछ या कुछ नहीं वाला सिस्टम बना देता है।
आप समझिए, मान लीजिए एक पुरानी भ्रष्ट पीडीएस प्रणाली में 40% अनाज लीक हो जाता है, पर 60% तो फिर भी असली हकदारों तक पहुंचता है। उन्हें शायद पूरा कोटा न मिले, लेकिन कुछ तो मिलता है। इसके उलट आपकी कठोर तकनीकी प्रणाली में क्या होता है? सोचिए उस दिहाड़ी मजदूर के बारे में जिसकी उंगलियों के निशान काम करते करते घिस चुके हैं और बायोमेट्रिक मशीन उसे पहचान नहीं पाती। या उस बुजुर्ग महिला के बारे में जिसका नाम आधार कार्ड और राशन कार्ड में अलग-अलग लिखा है। उसके लिए ये तकनीकी गड़बड़ी सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये उसे सिस्टम से पूरी तरह बाहर फेंक देती है। उसे कुछ नहीं मिलता, न 100%, न 60%, शून्य। क्या ये बेहतर है? दक्षता की खोज में हम सबसे कमजोर लोगों को पीछे छोड़ रहे हैं। मैं मानता हूं कि शुरुआती दौर में तकनीकी समस्याएं आ सकती हैं। कोई भी बड़ा बदलाव आसान नहीं होता। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि हम पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था में वापस चले जाएं। इसका हल है तकनीक को बेहतर बनाना, लोगों को शिक्षित करना, सहायता केंद्र बनाना। आप एक छोटी सी समस्या को देखकर पूरे सुधार के इरादे पर सवाल उठा रही हैं और आप इस नगद राशि के व्यापक आर्थिक असर को नजरअंदाज कर रही हैं। इसे सिर्फ अनाज के विकल्प के रूप में देखना इसकी क्षमता को कम आंकना है। जब करोड़ों लोगों के हाथों में नगद पैसा आएगा तो ये स्थानीय बाजारों में मांग पैदा करेगा, छोटे दुकानदारों को फायदा पहुंचाएगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देगा। धारणा पर टिकी है कि 1000 रुपए काफी हैं और बाजार हमेशा स्थिर रहेगा। दोनों ही बातें गलत हैं। और यहाँ एक और बड़ा मुद्दा है जिसे हम अब तक नजरअंदाज कर रहे हैं। ये बहस सिर्फ लाभार्थियों के बारे में नहीं है, इसका असर हमारे पूरे कृषि बाजार पर पड़ेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस सिर्फ गरीबों को अनाज नहीं देती, ये सरकार द्वारा किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अनाज खरीदने का एक विशाल ढांचा है। सरकार हर साल लाखों टन गेहूं और चावल खरीदती है, जिससे करोड़ों किसानों को अपनी फसल का एक सुनिश्चित दाम मिलता है। लेकिन ये खरीद, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया ये बेहद बोझिल और खर्चीली है। इसमें हजारों करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। उस पैसे को सीधे लोगों के हाथ में देना कहीं ज्यादा कुशल नहीं है। आप जिसे बोझ कह रहे हैं वो असल में कृषि बाजार का स्टेबलाइजर है। जब सरकार एमएसपी पर खरीद बंद कर देगी या बहुत कम कर देगी तो उन करोड़ों किसानों का क्या होगा जो इस व्यवस्था पर निर्भर हैं? उन्हें अपनी फसल निजी व्यापारियों को औने पौने दाम पर बेचनी पड़ेगी। ये सिर्फ खाद्य सुरक्षा नीति में बदलाव नहीं है, ये हमारी कृषि अर्थव्यवस्था की बुनियाद को हिलाने जैसा है। हम एक ही झटके में न सिर्फ गरीबों का सुरक्षा कवच छीन रहे हैं, बल्कि किसानों को भी बाजार की अनिश्चितता में धकेल रहे हैं। मुझे लगता है आप इसे गलत तरीके से देख रही हैं। ये कृषि क्षेत्र में सुधार का एक मौका है। सरकार पर से जब ये बोझ हटेगा तो बाजार खुलेगा, इससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को अपनी फसल के बेहतर दाम मिल सकते हैं, क्योंकि वे सिर्फ सरकार को बेचने के लिए मजबूर नहीं होंगे। ये व्यवस्था किसानों को भी विकल्प की आज़ादी देगी। हम कब तक 1960 के दशक की नीतियों से चिपके रहेंगे? अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए ऐसे कड़े और दूरदर्शी फैसले लेने पड़ते हैं। पर ये एक बहुत बड़ा लेकिन है। आप ये मानकर चल रहे हैं कि भारत का कृषि बाजार एक आदर्श और निष्पक्ष बाजार है, जहां छोटे किसान बड़े व्यापारियों से मोल भाव कर पाएंगे। हकीकत ये है कि एमएसपी का ढांचा हटने से उनकी मोल भाव करने की शक्ति खत्म हो जाएगी। आपके दीर्घकालिक लाभ के इंतजार में कई छोटे किसान बर्बाद हो सकते हैं। हम एक ऐसी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां खाद्य सुरक्षा